टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर कि टैक्स की देनदारी के लिहाज से क्या है बेहतर, SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट? क्या आपके लिए भी एडवांस टैक्स भरना है जरूरी? और साथ में भी बताएंगे कि जमीन हो या फ्लैट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो क्या कहते हैं टैक्स के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जिस तरह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव या फिर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार पैसा लगा दें या फिर SIP के जरिए पैसा लगाएं। तो ये तो बिल्कुल रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोग सोचते हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि दोनों पे टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, टैक्स के लिहाज से क्या करना बेहतर है। तो आज गौरी से वही समझेंगे सबसे पहले, फिर लोगों के सवाल लेंगे, उनके जवाब देंगे। गौरी, अगर टैक्स के लिहाज से देखें तो टैक्स के नियम क्या कहते हैं? अगर हम SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लमसम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स के नियम अलग अलग हैं दोनों के लिए? देखिए लक्ष्मण, टैक्स के नियम तो सेम है, यानी कि जो टैक्स रेट है वो सेम है। अगर हम लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम SIP के थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इक्विटी का एग्जांपल लेते हैं कि हमने इक्विटी में निवेश किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो जो मैंने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ से मेरा जो होल्डिंग पीरियड है 12 महीने का वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैं वो 12 महीने का इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर लूँगी, 12 महीने तक होल्ड रखूँगी अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो मेरा जो टैक्स है वो आपका लॉन्ग टर्म टैक्सेशन में चला जाएगा और मुझे सिर्फ 10% पे टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम SIP की बात करें तो क्योंकि SIP हर महीने एक अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो जो SIP समझिए आपने जनवरी में डिडक्ट हुई है, उसका होल्डिंग पीरियड जनवरी से अगले साल तक चला जाएगा। जो फरवरी में हुई है उसके 12 महीने फरवरी से चालू होंगे, जिसकी मार्च में हुई है वो मार्च से होंगे। तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो हर SIP के लिए एक अलग पीरियड होगा। कई लोग ये समझते हैं कि मैंने SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया था जनवरी 2022 से, तो मेरा तो 12 महीने में ये लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर SIP का होल्डिंग पीरियड आपको इंडिविजुअली देखना होगा। टैक्स रेट आपका लॉन्ग टर्म में सेम रहेगा, लेकिन जो होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन है वो आपको देखनी होगी। तो इसमें अगर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखें तो अगर इन्वेस्टर्स के मन में पहला सवाल ये उठता है कि अगर हम टैक्स को कंसिडर करके चलें तो हमारे लिए क्या बेहतर है, कि दोनों ठीक हैं? देखिए अगर हम होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखें, आज आपने इन्वेस्टमेंट की है, सपोज कीजिए मार्केट काफ़ी अच्छे अमाउंट पे आपके उस पे है, पॉइंट्स पे है, और आपके बहुत अच्छे टाइम पे आपने एंटर कर ली मार्केट, तो डेफिनेटली आपकी कंपाउंडिंग बेटर होगी और आपके 12 मंथ्स आज से ही शुरू हो जाएंगे। तो विद इन 12 मंथ्स आपका पूरा का पूरा अमाउंट लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। वहीं अगर हम SIP की बात करें तो SIP में आपको डेफिनेटली एवरेजिंग अच्छी मिल जाती है। आपने हर महीने हर मार्केट के उतार चढ़ाव में आपने परचेजिंग की है, एवरेज अच्छी होगी। लेकिन अगर लमसम से कंपेयर करेंगे राइट अमाउंट एट द राइट टाइम, तो डेफिनेटली लमसम इज़ बेटर। तो आपका जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो भी हर महीने एक एक SIP का होगा। तो आपने अगर आज कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो आप 1 साल के बाद उसको निकालेंगे, फिर आपने अगले महीने जो किया है वो उसके 12 महीने बाद निकालेंगे। और साथ ही साथ जो एग्जिट लोड होता है म्यूचुअल फंड्स का, जो 1 साल के विद इन अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको जो 1% या हर फंड का कुछ अलग अमाउंट होता है, जो आपका एग्जिट लोड होता है वो भी आपका लगेगा हर SIP के हिसाब से। साथ साथ लक्ष्मण, मैं ये भी बता दूं, जो हमारे ELSS फंड्स हैं, लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने SIP के थ्रू ELSS में किया है, 3 साल हो गए क्योंकि हमने 3 साल पहले शुरू किया था। लेकिन ऐसा नहीं, आपको हर SIP का लॉक इन पीरियड 3 साल का देखना है। तो उसके हिसाब से आपको बिल्कुल, हर SIP का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। तो जो आपने जो आपने मार्च के महीने में SIP कटी है वो मार्च से स्टार्ट होके 3 साल के बाद जाके खत्म मार्च होगी। में फिर खत्म। बिल्कुल। तो ये है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो है ही, लेकिन टैक्सेशन भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं सवाल चंडीगढ़ से। प्रगट सिंह संधू साहब का फ़ोन हमारे पास है। बताएं क्या, कैसे जुड़ना हुआ टैक्स गुरु से, क्या कुछ जानना चाहते हैं? सर, मेरी में HUF है, मैं करता हूँ उसका। तो HUF की एग्रीकल्चर लैंड है, एक मकान है। तो सर उसकी जो इनकम आती है मैं रेगुलर ITR भरता हूँ उसकी। अच्छा।
तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो भी इनकम है, जो प्रॉफिट है एचयूएफ का, वो मैं अपने मेंबर्स में डिवाइड कर सकता हूँ हर साल? ठीक है, गौरी हैं, आपके सवालों का जवाब दें। गौरी, क्या सुझाव है इनके तो लिए? देखिए, एक तो होता है कि आपने अपनी एचयूएफ की पार्टीशन कर दी। आप यहाँ पे पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रॉफिट जो आपको हो रहा है अपने एचयूएफ की इनकम से, आप वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि वो एक रीजनेबल अमाउंट हो। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा अमाउंट जितना भी आपके पास है एचयूएफ की कैपिटल और प्रॉफिट और सब कुछ आप बांट दें। तो एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, सारे को पार्टनर्स का अग्रीमेंट होना चाहिए उस पर कि आप ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके चलिएगा कि आपने ये अमाउंट प्रॉफिट के उस पर अपने को पार्टनर्स को आपने दिया है। कहीं भी ऐसा ना हो कि वो आपका पार्टीशन की तरह ट्रीट कर दिया जाए, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि एक रीजनेबल अमाउंट और साथ ही साथ एग्रीमेंट ऑफ ऑल द को पार्टनर्स, ये जरूरी है। अगर ये है तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं संधू साहब? हाँ सर, इसमें मैंने ये क्लियर करना था कि जैसे 10 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है, हर साल होती है करीब, तो वो मैं 10 लाख सारे का सारा आपस में बांट सकते हैं? देखिए, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है हर साल, अगर जैसे अराउंड 10 लाख, आप हर साल सारा का सारा अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो तरीका शायद सही नहीं होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम आपकी जो है वो आपकी एचयूएफ की एग्रीकल्चरल इनकम है। प्रॉफिट आप एक लिमिट तक डिस्ट्रीब्यूट करें, रीजनेबल अमाउंट, तो ही बेटर है। जैसे किसी को पार्टनर को ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए, कोई अपने पर्सनल कोई बहुत मेजर कोई एक्सपेंस उनका है, उसके लिए उनको चाहिए, कोई हेल्थ इशू है किसी को, उसके लिए चाहिए, वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीजनेबल अमाउंट कर रहे हैं और अपने को पार्टनर से अग्रीमेंट में कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हर साल सारा प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है इशू आए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इस पे हर एक की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं एडवाइज नहीं करूंगी कि आप हर साल सारा का सारा जितना प्रॉफिट आ रहा है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चलते हैं दिल्ली, जहां से सतीश चोपड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सतीश जी, नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पिछले कई वर्षों से टैक्स गुरु नियमित रूप से देखता हूँ, और जी। तीनों ही टैक्स गुरुओं के सुझाव बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए गुरुओं के साथ साथ आप भी प्रशंसा के पात्र हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला सर, बढ़ाने मेरा के प्रश्न लिए। है कि मेरे भाई को डिमेंशिया है। अच्छा। उनकी पत्नी ने उनके लिए एक नर्सिंग अटेंडेंट रखा हुआ है 25,000 की मंथली सैलरी पर। अच्छा अच्छा। प्रश्न है कि क्या वो नर्सिंग अटेंडेंट का खर्चा सेक्शन 80 DDB में डिडक्शन में क्लेम कर सकती हैं? ठीक है, तो देखिए, जो आपका सेक्शन 80 DDB है उसमें डिमेंशिया डेफिनेटली कवर्ड है। तो आपको आपकी जो ब्रदर की वाइफ है वो अगर ये खर्चा कर रही हैं उनके ऊपर, तो उनको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि वो सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों पे ये जो छूट है ये मिलती है। तो लेकिन इसमें कैलकुलेशन होती है, जैसे वो 25,000 रुपये दे रही हैं शायद महीने का, तो वो एक काफ़ी बड़ी रकम मिल जाएगी, पूरी डिडक्शन उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि या तो आप एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम कर लीजिए, या आप अगर 60 ईयर्स के नीचे के व्यक्ति के लिए आप ये कर रहे हैं तो 40,000, 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो 1 लाख। तो जो रकम इन दोनों में से कम है, यानी कि एक्चुअल या ये जो मैंने आपको फिगर बताई, इनमें से जो कम है वो ही आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगी। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो डिडक्शन है वो एलिजिबल है इस सेक्शन में। तो 1 लाख की डिडक्शन उनको मिल जाएगी, या एक्चुअल, तो विच एवर इज लोअर, मतलब दोनों को देखिएगा। आप एक्चुअल 25,000 दे रहे हैं तो डेफिनेटली 25,000 आपका ज्यादा बन रहा है, तो 1 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं 80 DDB में। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे जमीन हो या फ्लैट, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो क्या कहते हैं टैक्स के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा है जो कई बार लोग पूछते हैं, वो ये कि एडवांस टैक्स होता क्या है
और टैक्स को एडवांस में देना क्यों चाहेगा? पहले आमदनी हो जाए फिर टैक्स देंगे, और लोग टाइम पे देते नहीं, एडवांस में क्यों देंगे? तो दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि एडवांस टैक्स क्या होता है और उसके नियम क्या कहते हैं, किन किन के लिए एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है। क्या हम आप जैसे साधारण टैक्स पेयर्स उनको भी देना पड़ता है या फिर नहीं, कॉर्पोरेट के लिए होता है, क्या नियम क्या कहता है? देखिए, एडवांस टैक्स तो सबको देना है जिनकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है साल की। अब यहाँ पे जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए कई बार होता है उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका सारा टीडीएस कट जाता है। लेकिन अगर सैलरीड क्लास की भी कोई और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट से काफ़ी इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी से आती है, कोई कैपिटल गेन है, कोई भी और इनकम है जिसपे उनका प्रॉपर टीडीएस नहीं कटा है, क्योंकि टीडीएस की एक लिमिट होती है, किसी में ज़्यादातर 10% में टीडीएस कटता है और आप अगर 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपका बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो अगर वो टोटल अमाउंट आपका 10,000 से ज़्यादा है साल में तो आपको एडवांस टैक्स देना है। और एडवांस टैक्स होता क्या है कि जो पूरे साल की इनकम है वो आपको पहले से ही एंटिसिपेट कर लेनी होती है कि हमारी इतनी इनकम होगी। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आपकी जितनी सेल्स हुई, जून के महीने 15 जून तक आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है और आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे इस बेसिस पे कि आगे भी आपकी कितनी इनकम होगी। ऐसे करते करते साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी है। जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो आपको मार्च के महीने में देनी है, जिसमें आप मान के चलिए कि आप लगभग पूरा ही जो अमाउंट आपका बनता है वो आप ज़्यादातर पे करा ही देते हैं। अगर आपने वो पूरा अमाउंट नहीं पे कराया तब तक, या आपने कोई इंस्टॉलमेंट स्किप की है या कैलकुलेशन पूरी नहीं की है, तो जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसमें आपका 234 सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का इंटरेस्ट बनता है। दोनों की कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होती है, बट आप मान के चलिए कि 1-1% का इंटरेस्ट लग जाता है। तो और इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप रिटर्न भरते नहीं, अपना टैक्स भरते नहीं। तो जब आप यूजुअली ऐसे जब आप मिस कर देते हैं अपना एडवांस टैक्स, तो यूजुअली आप जुलाई के महीने में जाके इसको भरते हैं जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो वो सारे महीनों का जो इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट होके आपके ऊपर लग जाता है। मान लीजिए उल्टा हो जाए तो, मान लीजिए हमने एडवांस टैक्स भर दिया और साल के आखिर में पता चला इतना तो हमारी टैक्स देनदारी बनती नहीं है, हमने ज़्यादा टैक्स दे दिया, तो बिल्कुल फिर होता है लक्ष्मण, बहुत बहुत केसेस में होता है कि आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया, आपकी इतनी देनदारी बनती नहीं थी, क्योंकि कई बार आपकी कैलकुलेशन ही ऐसी हो जाती है, आपको लगता है इतनी इनकम होगी लेकिन नहीं हुई बाय चांस, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप रिटर्न भरेंगे, आपका टैक्स ज़्यादा गया है, टैक्स बनता कम है, तो सारा का सारा अमाउंट रिफंड आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी देनदारी बनती है तो आपको एडवांस टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं जयपुर, जहां से भुवनेश जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भुवनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप जैन साहब? ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो आपको 19 साल होने के लिए, CNBC आवाज के 19 साल होने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने साल से CNBC आवाज देख रहे हैं? 19 साल तो हम लोग के हो गए सर। मैं रेगुलर 10-15 साल से रेगुलर देख रहा हूँ सर। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बताइए टैक्स शुरू जी आपके लिए क्या करें? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरी क्वेरी ये थी कि यमुना एक्सप्रेस वे पे मेरा एक फ्लैट है, जिसके लिए पोजेशन में डिले होने के कारण यूपी रेरा में मैंने केस किया था और वहाँ से मुझे लगभग 9.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला है। अच्छा, ठीक है। तो उस कंपनसेशन में जो बिल्डर ने मुझे 10% TDS काट लिया एक तो, और उसके बाद कुछ मेरी देनदारी थी लगभग 5-5.5 लाख रुपए की, वो काट कर मेरे अकाउंट में लगभग 3.5 लाख रुपए उसने क्रेडिट कर दिए। ठीक है। तो उसके बाद जो अमाउंट आया, मैंने उस कुछ फार्मर कंपनसेशन देना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, वो मैं दे चुका हूँ लगभग 1.5 लाख रुपए। हाँ। और लॉयर की भी कुछ पेमेंट थी 1.5 लाख के आसपास, वो दे चुका हूँ। तो बचा तो कुछ नहीं आपको, मुझे लगता है सर? बचा तो कुछ नहीं हुआ खास? हाँ नहीं बचा तो सर कुछ नहीं, लेकिन बस मैं जानना ये चाहता हूँ कि एक तो ये कौन सा फॉर्म मुझे ITR में फिल करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि क्या इस जो टैक्स है वो 10% तो TDS काट चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा या मैं किसी तरीके से इसको सेव कर सकता हूँ? ठीक है गौरी। देखिए इसमें ना एक्चुअली मैटर क्या करता है कि जो आपका कोर्ट का ऑर्डर है, रेरा में आपने केस फाइल किया था, वहाँ से जो भी आपको आपके पास जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें जब लिखा है कि आपको कंपनसेशन मिली है, उसकी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस नेचर से मिली है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपको ये एज एन इंटरेस्ट मिला है, ये आपका रेवेन्यू रिसीट है, तो ये जो मुझे लग रहा है आपके केस में है, आपका ये पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर में ये लिखा है कि आपको जेन्युइन हार्डशिप की वजह से ये मिला है और ये कैपिटल रिसीट हम मान सकते हैं।
हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर आपका कभी केस स्क्रूटनी में लगे तो ये एक लिटिगेशन का मैटर हो सकता है कि आपका जो ऑफिसर है वो कहे ये रेवेन्यू रिसीट है, आपका ये कैपिटल रिसीट है, तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पे हो सकता है। बट आपका, क्योंकि आपने बताया कि टीडीएस काट के दिया है, मेरे हिसाब से 99% ये रेवेन्यू रिसीट ही है और ये आपकी टैक्सेबल बनेगी पूरी, वरना टीडीएस शायद नहीं करता। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जिस हिसाब से ये लिखा होगा उस हिसाब से ये रेवेन्यू रिसीट होगी और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल हो जाएगी। अब आपकी बात है जो आपने इस पर खर्चा किया है, तो अब आपने इस पर अगर कोई खर्चा किया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आप वो डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर ये आपकी कोई और नेचर ऑफ इनकम होती, जैसे आपकी कोई बिजनेस इनकम होती, तो आप इसको क्लेम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है तो इसमें जो आपने खर्चा किया है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो पूरा अमाउंट आपको मिला है टीडीएस को ऐड करके आप देखिएगा कितना मिला है, फिर अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा, टीडीएस का बेनिफिट लेके बैलेंस आपको पे करना होगा। चलिए भुवनेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। टैक्स की देनदारी यहां पे बनती है, लेकिन जैसा कि गौरी ने कहा इसके हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा और आप अपने आईटीआर फॉर्म को उस हिसाब से भर भी सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़े हुए कई सारे सवाल आ रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल लेते हैं गुरुग्राम से, जहां से विजय के नांगिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नांगिया साहब नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी, आप सबको भी नमस्ते जी। जी बहुत बहुत नमस्कार, बताएं टैक्स गुरु से क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जी। हाँ जी। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ जी, हरियाणा में, और मैंने ये घर जहाँ मैं रहता हूँ 2009 में खरीदा था। ठीक है। अब नवंबर 2023 में ये घर मैंने अपने बेटे के नाम अंडर हरियाणा रूल के अनुसार ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। और उसके नाम पक्की रजिस्ट्री 30 नवंबर 2023 को ले ली है। ठीक है। हमारे बीच पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। क्या ये एलटीसीजी में कवर होगा? यानी कि जब आपके बेटे इसको बेचेंगे? हाँ, जब इसको बेचेंगे। अब वो बेचना चाहते हैं, वही आ रहा क्वेश्चन। मेन जो क्वेश्चन है कि पहले तो ये हो गया कि एलटीसीजी में कवर होगा, दूसरा अब वो उस घर को बेचना चाहता है। अब इंडस्ट्रेशन करने के बाद घर की वैल्यू एक्स आती है और सेल वैल्यू वाई आती है, तो प्रॉफिट पर जो टैक्स को वो कैसे बचाए? जो प्रॉफिट हुआ है उस वैल्यू का उसे पूरा घर लेना पड़ेगा और बाकी के ऊपर टैक्स दे के इनकम दिखाए, या वैल्यू जो वैल्यू दिखाई है सेल वैल्यू, उसका 50% जो है वो घर ले ले और 50% पे टैक्स बचाए। कृपया बताएं प्लीज। ठीक। आपने वैसे काफी कुछ रिसर्च किया हुआ और अच्छा रहा, सारी जानकारी आपने बताई है। क्या कर सकते हैं ये गौरी? तो पहले सवाल का मैं आपको जवाब देती हूँ कि जो आपके बेटे को आपने घर ट्रांसफर कर दिया, ये आपने गिफ्ट के तौर पे किया, आपने खुद ही बताया ब्लड रिलेशन में है, एग्जेम्प्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके बेटे इसको बेचेंगे तो उन्होंने तो अभी रिसीव किया है आपसे और वो अभी ही बेच रहे हैं, तो आपका सवाल इसलिए आ रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में आएगा कि नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि जब गिफ्ट आप देते हैं अपने ब्लड रिलेशन में, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, तो उस केस में जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और टाइम ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर का लिया जाता है, यानी कि आपका लिया जाएगा। क्योंकि आपने ये घर 2009 में खरीदा था, तो और आप 2023-24 या जो भी साल में आप बेच रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होगा। अगर और जो आपने जिस अमाउंट पे खरीदा था उसके ऊपर इंडेक्सेशन लगा के ऐसा मान लिया जाएगा कि बेसिकली वो घर तो आपके जिस अमाउंट पे खरीदा गया था, जिस टाइम पे खरीदा गया था, उस हिसाब से हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे चुके हैं, तो जो कैपिटल गेन की देनदारी है वो आपके बेटे के ऊपर आएगी। अब आपने बोला कि कैपिटल गेन वो बचाना चाहते हैं, तो देखिए ये उनका, आपने रेजिडेंशियल हाउस बोला, शायद रेजिडेंशियल हाउस है, तो रेजिडेंशियल हाउस को बेच के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक सेक्शन 54 जिसमें आप जो कैपिटल गेन हुआ है, आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट भी अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आप टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करनी होंगी, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और
अगर आप रेजिडेंशियल हाउस लेना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे घर नहीं खरीदना, मुझे तो ये जो अमाउंट है ये अपने हाथ में चाहिए, तो आप सेक्शन 54 EC में कुछ साल के लिए 5 साल का लॉक इन होता है, उस अमाउंट को डिपॉजिट करा सकते हैं। उसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप करा सकते हैं, लेकिन इसकी अपर लिमिट 50 लाख है। 50 लाख से ज़्यादा आप नहीं इसमें निवेश कर पाएंगे। और जब आप इस घर को बेच देंगे तो आपको उसके बाद अगर इमिजिएटली आप घर नहीं ले रहे हैं अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो आपको इस पैसे को, जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होगा। और जब आप घर खरीद लेंगे या आप जब उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसमें कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं आप 3 साल तक, तब आपको उसमें से निकालने की परमिशन दे दी जाएगी। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।